hello everyone. This is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now, today in this video, we are going to discuss 5 questions of logical reasoning of November 2017. Okay, if you people are new in this channel, please watch the earlier videos of previous year question paper. I had already covered July 2018 and December 2018 and somewhat questions of June or December 2019 as well. Okay, so let us start our video. What question says, given below are the 4 statements, among them 2 are related in such a way that they can both be true but they can't both be false. Select the code that indicates those टू स्टेटमेंट. बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस मैंने फेसबुक पे भी पोस्ट किए हैं बट बच्चों के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन पहले तो कन्वर्जन के हैं. पहले हमें इन स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है प्रॉपर में, देन उसके बाद हमें इन्हें सॉल्व करना है. अब हम कॉपी पे मूव ऑन करते हैं कि पहले कैसे कन्वर्ट करेंगे, देन क्या क्या कंडीशंस अप्लाई होंगी. ओके, नाउ हम अपनी कॉपी पे आ गए हैं. अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ओके, हमारे स्टेटमेंट दी थी, पहला दिया था कि ऑनेस्ट पीपल नेवर सफर्स. ओके, दिया था ऑनेस्ट पीपल नेवर सफर्स, है ना, यही दिया था. पहले इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे. ये कैसे कन्वर्ट होगा? कन्वर्टेड फॉर्म इसका हो जाएगा नेवर इज कन्वर्टेड इनटू नो. ओके, तो इसका कन्वर्जन होगा नो ऑनेस्ट पीपल सफर्स. ओके, नो ऑनेस्ट पीपल सफर्स. पहला स्टेटमेंट कन्वर्ट हो गया. नाउ दूसरा स्टेटमेंट आपका था ऑलमोस्ट ऑल ऑनेस्ट पीपल डू सफर. ओके, ऑलमोस्ट, जहाँ पे ऑलमोस्ट, फ्यू, certain, very, these are converted into some. okay, तो it means इसका converted form हो जाएगा some honest people not, just a minute, some honest people do suffers. okay, some honest people do suffers. Almost, very, few, certain, these are converted into some. okay, and no, never, these never is converted into no. okay, now third statement थी हमारी honest people hardly suffer. honest people hardly suffers. okay, hardly suffers ये थी. इसे आपको कन्वर्ट करना है. मैंने हार्डली का उस दिन भी बताया था, हार्डली, स्कार्सली, ये कैसे कन्वर्ट होता है? सम नॉट की कैटेगरी में आता है. ठीक है, तो सम ऑनेस्ट पीपल नॉट सफर्स. ओके, सम नॉट की कैटेगरी में आता है हार्डली, स्कार्सली, ये सारी चीज़ें मैंने उस दिन भी बताया था, आज फिर से मैं बता रही हूँ. नाउ डी वाली जो स्टेटमेंट थी आपकी, वो क्या थी? ईच एंड एवरी ऑनेस्ट पर्सन सफर्स. यही थी स्टेटमेंट आपकी, बिल्कुल यही थी. इसका कन्वर्जन कैसे होगा? कन्वर्टेड इनटू ईच एंड एवरी, या फिर ईच एंड एवरी इज कन्वर्टेड इनटू ऑल. ओके, ऑल ऑनेस्ट पीपल सफर्स, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी. तो सारी कन्वर्जन आपके सामने है. पहले आप कन्वर्ट करोगे, देन आप फाइंड आउट कर पाओगे. अब आपको रिलेशन पता चल गया, AEIO. ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी का रिलेशन होता है, क्रॉस वाला, ये कॉन्ट्राडिक्टरी का होता है. कॉन्ट्रेरी का रिलेशन होता है ए और ई में. सब कॉन्ट्रेरी का रिलेशन होता है. ये सब अल्टर्न का रिलेशन होता है. ठीक है, ये सबको पता है. क्वेश्चन में पूछा था कि दे बोथ कैन नॉट बी ट्रू बट बोथ कैन बी फॉल्स. जो हमारा कॉन्ट्रेरी का रिलेशन होता है वो होता है बोथ कैन नॉट बी ट्रू बट बोथ कैन बी फॉल्स. कॉन्ट्रेरी के रिलेशन में होता है दे बोथ कैन नॉट बी ट्रू बट बोथ कैन बी फॉल्स. जस्ट अपोजिट हमारा सब कॉन्ट्ररी का होता है, दे बोथ कैन नॉट बी फॉल्स बट बोथ कैन बी ट्रू. मैंने क्या बोला आपको? मैंने बोला कि भाई जो कॉन्ट्रेरी का रिलेशन होता है वो ये होता है
दे बोथ कांट बी ट्रू, दोनों ट्रू नहीं हो सकते, बट दे बोथ कैन नॉट बी ट्रू, बट बोथ कैन बी फॉल्स, बट बोथ कैन बी फॉल्स, ये हो सकता है, ठीक है। ये आपका कॉन्ट्रेरी का रिलेशन है, ओके। जस्ट अपोजिट आपका सब कॉन्ट्रेरी का रिलेशन होता है, सब कॉन्ट्रेरी का रिलेशन जस्ट अपोजिट होता है, क्या होगा, दे बोथ कांट बी फॉल्स, दे बोथ कांट बी फॉल्स, बट बोथ कैन बी ट्रू, ओके, बट बोथ कैन बी ट्रू, ओके, ये होता है रिलेशन, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया था, दे अमंग देम टू आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट दे कैन बोथ बी ट्रू बट दे कैनॉट बोथ बी फॉल्स, दोनों फॉल्स नहीं हो सकते बट दोनों ट्रू हो सकते हैं। तो सब कॉन्ट्रेरी का रिलेशन हुआ, सब कॉन्ट्रेरी का अगर रिलेशन हुआ तो क्या हो जाएगी स्टेटमेंट, मतलब सब कॉन्ट्रेरी ये रिलेशन हुआ, आई और ओ में, आई डिनोट्स फॉर सम, ओ डिनोट्स फॉर सम नॉट, ठीक है। सम और सम नॉट जिस स्टेटमेंट में आएगा वो आपकी दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगी, ओके। अब हम अपने क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नाउ हम अपने क्वेश्चन पे आ गए थे, हमने कन्वर्जन इजीली कर लिया था। ऑनेस्ट पहले वाले का कन्वर्जन था नो ऑनेस्ट पीपल सफ़र, दूसरे वाले का कन्वर्जन था ऑलमोस्ट ऑल का था सम ऑनेस्ट पीपल डू सफ़र, तीसरे वाले का कन्वर्जन था सम ऑनेस्ट पीपल नॉट सफ़र, ओके। लास्ट वाले का कन्वर्जन था ऑल ऑनेस्ट पीपल सफ़र। तो मैंने बोला कि सब कॉन्ट्रेरी का रिलेशन यहाँ फॉलो होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सब कॉन्ट्रेरी का रिलेशन फॉलो होगा। सब कॉन्ट्रेरी के रिलेशन में सम और सम नॉट वाली चीज़ आएगी, तो हार्डली आपकी सम नॉट होती, इसलिए सी आएगी। एंड सम किस में आएगा, ऑलमोस्ट ऑल, मतलब ऑलमोस्ट, फ्यू, सर्टेन, सम वाली होती, तो बी और सी ऑप्शन सही बनेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके। आई होप सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। नाउ वी मूव ऑन टू अवर सेकेंड क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन मैंने बेसिकली फेसबुक पे पोस्ट किया है, बट सबके आंसर्स मिक्सचर आ रहे हैं, तो ये भी आपके लिए समझना इम्पॉर्टेंट बन जाता है। इसको समझने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि भाई नैरेटिव क्या होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या होती हैं, कंजेक्चर क्या होती है, या फिर हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन क्या होती है। हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आ रही होगी, भाई किसी तथ्य को एक्सप्लेन किया गया हो। नैरेटिव, आर्ग्यूमेंट और कंजेक्चर मैं समझा देती हूँ। नाउ हम अपनी कॉपी पे आ गए हैं, अब मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ, जस्ट अ मिनट, इसमें अगर पेज बचे हों तो बचे हैं। नाउ पहले मैं समझाती हूँ कि भाई आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, ओके। आपके आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, जस्ट अ मिनट, वेट फॉर अ सेकेंड। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, देखो आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, एन आर्ग्यूमेंट इज अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट, एक सीरीज होती है, श्रृंखला होती है स्टेटमेंट की, वो कनेक्ट होते हैं या कनेक्टिंग वर्ब से, लिंकिंग वर्ब से, इनसे कनेक्ट होते हैं। वो क्या शो करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीमाइस या प्रीमाइसेस बोलते हैं, जो डिटरमाइन करती हैं डिग्री ऑफ ट्रुथ ऑफ अनदर स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब ये स्टेटमेंट कनेक्ट हो रही है, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखी, उसी के कनेक्शन में दूसरी लिखी है, तीसरी लिखी है, फोर्थ लिखी है, मतलब उसकी ट्रुथनेस को बता रहे हैं, ठीक है, ओके। एक स्टेटमेंट लिखी है, उसी के कनेक्शन में बहुत सारी स्टेटमेंट लिखी हैं, मतलब 2 या 3 या 1-2 स्टेटमेंट लिखी है, वो उसकी ट्रुथनेस को बता रहा है, दैट इज आर्ग्यूमेंट, ओके। आई होप आर्ग्यूमेंट समझ में आया होगा। नाउ कंजेक्चर क्या होता है, बेसिकली कंजेक्चर क्या होता है, इज अ कंक्लूजन और प्रपोजिशन बेस्ड, बेसिकली ये कंक्लूजन पे बेस्ड होता है या फिर प्रपोजिशन पे बेस्ड होता है, या फिर कंक्लूजन या प्रपोजिशन पे बेस्ड होता है ऑन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। कोई इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास होती है, आधी अधूरी, ठीक है, जिसका प्रूफ या डिसप्रूफ अब तक फाउंड नहीं हुआ है, मतलब जिसका प्रूफ या डिसप्रूफ नहीं पता चला है, इनकम्प्लीट आधी अधूरी इंफॉर्मेशन
पे जो बेस्ड होती हैं कंक्लूजन्स या फिर प्रोपोजिशंस, वो हमारी कंजक्शन में आती हैं। ठीक है ना। नैरेटिव क्या होती है आपकी? नैरेटिव क्या होती है? ये बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करती हैं किसके बीच में? फैक्टर्स के बीच में। ओके, फैक्टर्स के बीच में, और यूज़ होती हैं सिक्वेंशियल पैटर्न में। ओके, यूज़ होती हैं सिक्वेंशियल पैटर्न में एंड कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप शो करती हैं फैक्टर्स में। ओके, ये हमारी नैरेटिव होती हैं। नाउ अगर हम बात करें कि बस इतना ही था, एक और चीज़ मैं यहीं पे क्लियर कर दूं कि कहीं पे आ जाए डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है? इट्स वन इफ वैलिड हैज़ अ कंक्लूजन दैट इज entailed by its premises. In other words, the truth of the conclusion is a logical consequence of the premise. मतलब सबको पता है premise true है तो conclusion आपका true आएगा। ओके, ये चीज़ सबको पता है। premise अगर false है तो conclusion false आएगा। premise अगर false है conclusion true हो सकता है, बट अगर premise true है conclusion आपका false आ जाएगा तो ये invalid है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट invalid है। ओके, आई होप ये सारे समझ में आ गए होंगे। अब हम अपने क्वेश्चन पेपर पे मूव ऑन करते हैं। नाउ अब हम अपनी कॉपी पे मूव ऑन कर चुके हैं। तो क्वेश्चन पेपर में बोला है कि इट इज़ ट्रू इज टू से, ये सही है कहना कि दैट नो वन वॉज देयर व्हेन लाइफ फर्स्ट अपीयर्ड ऑन अर्थ। ये सही है कहना कि जब धरती पर लाइफ अपीयर हुई तब कोई भी नहीं था। ठीक है, एनी assertion about life's origin thus should be treated as a theory। मतलब उन्होंने बोला ये सही है कहना कि जब लाइफ अपीयर हुई थी धरती पे तब कोई नहीं था। ठीक है, फिर एनी assertion अबाउट लाइफ्स ओरिजिन दस शुड बी ट्रीटेड एज अ थ्योरी। इसलिए कोई भी assertion या फिर कोई भी ऐसी चीज़ को हम थ्योरी के रूप में ट्रीट करते हैं जो लाइफ का ओरिजिन दिखाती है या दर्शाती है या शो ऑफ करती है ना। तो एक स्टेटमेंट है, उसी के बारे में आगे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, उसकी ट्रुथनेस को बता रहे हैं कि भाई जब धरती पे लाइफ नहीं थी, मतलब जब लाइफ आई फर्स्ट अपीयर हुई तब कोई नहीं था, तो उसके बारे में जो थ्योरी है वो दर्शा रही हैं लाइफ के ओरिजिन को। मतलब ट्रुथनेस यहाँ बताई जा रही है। इसके लिए मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि भाई ये बेसिकली एक आर्ग्यूमेंट होता है। ओके, क्या होता है? ये एक आर्ग्यूमेंट होता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नैरेटिव नहीं है, नैरेटिव में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, कॉन्जक्शन नहीं है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये क्या है? आपका आर्ग्यूमेंट है। क्या है? आर्ग्यूमेंट है। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। और वो बेसिकली या तो ये वीडियो मैं दोबारा अपलोड करूँगी वो सेकंड पार्ट में, या फिर मैं अगर एडिट इजीली हो पाई, 2 वीडियो ऐड हो पाई तो मैं ऐड कर दूँगी, बट आपको दोनों ही देखनी है, वो गलती से पॉज हो गई थी। ठीक है, नाउ आपका क्वेश्चन है अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड इफ। मैंने बताया अगर प्रेमाइज ट्रू है, प्रेमाइज और कंक्लूजन फॉल्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। प्रेमाइज अगर फॉल्स है तो कंक्लूजन क्या होगा? फॉल्स होगा। सही है। प्रेमाइज अगर फॉल्स है कंक्लूजन ट्रू होगा। हाँ, हो सकता है ये। प्रेमाइज अगर फॉल्स है कंक्लूजन ट्रू हो सकता है, अभी मैंने आपको बताया है पिछले वाले क्वेश्चन में। ओके, अगर प्रेमाइज ट्रू है कंक्लूजन फॉल्स कभी भी नहीं होगा। प्रेमाइज ट्रू है कंक्लूजन फॉल्स कभी भी नहीं होगा, तो सी आपका आर्गुमेंट इनवैलिड हो जाएगा, डिडक्टिव आर्गुमेंट इनवैलिड हो जाएगा। प्रेमाइज और कंक्लूजन दोनों ट्रू हो सकते हैं, तो 11th के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, अभी मैंने जस्ट आपको बताया था। नाउ 17th क्वेश्चन, इसे आप 150 रूल से भी कर सकते हो। ठीक है, और आप वेन डायग्राम के थ्रू भी इसे कर सकते हो। ओके, तो अब हम अपनी कॉपी पे मूव ऑन करते हैं। नाउ हम अपनी कॉपी पे आ चुके हैं। क्वेश्चन पेपर में दिया था
कि ऑल बैट्स आर मैमल्स। ये भी क्वेश्चन मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया है, बट ऑप्शंस मिले जुले मुझे मिल रहे हैं। प्रेमाइज थी, पहले 150 से कर लेते हैं। ऑल बैट्स को BA लिखते हैं, है ना। ऑल बैट्स आर, पूरा ही लिख देती हूँ, ऑल बैट्स आर मैमल्स। प्रेमाइज आपकी ये है, ठीक है। फिर दूसरी प्रेमाइज है नो बर्ड्स आर बैट्स। ओके, प्रेमाइज हो गई। अब कंक्लूजन भी लिख ही लेती हूँ, देन डिनोट करती हूँ। नो बर्ड्स आर मैमल्स। पहला है क्वेश्चन, नो बर्ड्स आर मैमल्स, पहली कंक्लूजन। दूसरी कंक्लूजन है सम बर्ड्स आर नॉट मैमल्स। दूसरी है कंक्लूजन आपकी ये। नाउ तीसरी कंक्लूजन आपकी थी नो बैट्स आर बर्ड्स, ये आपकी तीसरी कंक्लूजन है। नाउ फोर्थ कंक्लूजन है ऑल मैमल्स आर बैट। अब आप पहले से 150 डिनोट कर लो। ओके, 150 के लिए ऑल को 100 डिनोट किया, 100 डिनोट किया, बिल्कुल सही है। हाँ, आर इसको 50 डिनोट किया। जस्ट मिनट, दूसरे पेन से डिनोट कर देती हूँ। ये 100 डिनोट किया है, ऑल को, इसको 50 डिनोट किया है, ठीक है। नो को आपने क्या किया, 100 डिनोट किया। ये बेसिकली आपकी प्रेमाइज जो होती है वो बेसिकली इनकम होती है, ठीक है। नाउ कंक्लूजन पे आते हैं। ये आपका 100 हो गए। कंक्लूजन जो होते हैं वो आपके एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है। सम आपने डिनोट किया 50, और यहाँ पे आपने डिनोट किया, नो नॉट दिख रहा है, 50 100 डिनोट किया। नाउ आपने डिनोट किया 100, नो बैट्स आर मैमल 100, ठीक है। ऑल बैट्स आर मैमल 100 एंड 50, सारा डिनोट कर लिया आपने। अब आप क्या करोगे, प्रेमाइज से कंक्लूजन को मैच करोगे। क्या था, ऑल बैट्स आर मैमल, कंक्लूजन पे जाओ। पहला कंक्लूजन आपका था, ये पहला है, ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा है, और थर्ड फोर्थ आ गए हैं। नो बैट्स आर मैमल, अब आप इसे करो, नो बैट्स आर मैमल। देखो मैमल आपके पास 50 हैं, आपको चाहिए 100 मैमल, तो पहला तो फॉलो नहीं होगा। नो बर्ड्स आर मैमल्स, है ना। मैमल्स आपको 100 चाहिए, उसमें 50 ही है, तो पहला नहीं फॉलो होगा। दूसरा क्या है, सम बर्ड्स आर नॉट मैमल, सेम यहाँ पे भी है, मैमल 100 चाहिए, मैमल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 50 हैं, ये भी नहीं फॉलो होगा। तीसरा क्या है, नो बैट्स आर बर्ड, मतलब बैट्स भी आपको 100 चाहिए और बर्ड्स भी आपको 100 चाहिए। तो आपका ये तो सीधे सीधे प्रीमाइस में ही दे के रखा है, इसलिए सी वाला आपका फॉलो कर रहा है सीधे सीधे, ठीक है। सी कंक्लूजन फॉलो हो रही है। डी देखते हैं, ऑल मैमल्स आर बैट, ऑल मैमल्स फिर 100 चाहिए, मैमल्स हमारे पास 100 है नहीं, इसलिए ये भी नहीं फॉलो होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा, 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्यों सही होगा मैंने बता दिया, नो बैट्स आर बर्ड्स। ओके, नो बैट्स आर बर्ड्स, जस्ट मिनट, नो बैट्स आर बर्ड, है ना। ये फॉलो हुआ, क्यों हुआ मैंने बता दिया। नो बैट्स आर बर्ड, नो बैट्स एंड बर्ड, दोनों आपको 100 चाहिए थे, दोनों आपके 100 हैं, दोनों आपके 100 हैं, इसलिए ये दोनों फॉलो हो गए। नाउ इसी को मैं वेन डायग्राम के थ्रू भी बता देती हूँ जिन्हें समझना है। क्वेश्चन में था ऑल बैट्स आर मैमल, बैट छोटा बनाया आपने, मैमल बड़ा बनाया, ठीक है। फिर क्वेश्चन में बोला था नो बर्ड्स आर बैट। अब देखो ये बर्ड्स यहाँ पे भी हो सकती है, नो बर्ड्स आर बैट, है ना, यहाँ पे भी हो सकती थी, यहाँ पे भी हो सकती थी, बट इस चीज़ को भी हम नहीं लेंगे, यहाँ वाली क्यों नहीं लेंगे, मैंने बताया क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जो बोला आप उतना ही लो, ठीक, अपना ज़्यादा दिमाग अभी मत लगाओ। तो पहला कंक्लूजन मैच करते हैं, नो बर्ड्स आर मैमल, नो बर्ड्स आर मैमल, ठीक है। बट ये हो भी सकती थी अगर यहाँ पे बर्ड्स होता तो ये हम नहीं लेंगे, ये पहली कंक्लूजन नहीं होगी फॉलो, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन नहीं देके रखा है। ऐसे भी डायग्राम हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था, हम कैसे मान लें कि यही वाला डायग्राम है, यही वाला है। तो पहली कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रही। दूसरी कंक्लूजन है सम बर्ड्स आर नॉट मैमल, कुछ बर्ड्स मैमल नहीं है। तो अगर यहाँ पे है तो सारी ही बर्ड नहीं है, यहाँ पे है तो कुछ बर्ड्स, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है वो भी
फॉलो नहीं हो रहा है। सम अगर बोलता तो यहाँ तो पूरी ही नहीं है, और अगर ये वाली होती तो सम होता। तो सेकंड वाले के भी हमें डाउट है। फिर तीसरा वाला बोल रहा है नो बैट्स आर बर्ड। हाँ, ये पूरी बात सही है, नो बैट्स आर बर्ड, नो बैट्स आर बर्ड, ये पूरी चीज़ सही है क्योंकि ये प्रीमाइज में ही दे के रखा था हमारी। ठीक है। ऑल मैमल्स आर बैट, ये तो बिल्कुल गलत है। ऑल मैमल्स बैट तब होंगे जब ऐसा वाला डायग्राम बनेगा, तो आपका फोर्थ भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ से भी ऑप्शन नंबर 3 आपका निकला। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ हम अपने क्वेश्चन पेपर पे आ गए। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट बना, नो बैट्स आर बर्ड। क्यों बना, मैंने दोनों रूल से आपको बता दिया, 150 से भी और वेन डायग्राम से भी। नाउ ये भी क्वेश्चन मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया, सबके आंसर्स जो है मिक्सचर आ रहे हैं, हाइपोथेटिकल आ रहे हैं, हाइपोथेटिकल आ रहे हैं, हाइपोथेटिकल ही ज़्यादा आंसर आए हैं बेसिकली, है ना। तो इसमें भी कन्फ्यूजन है, जबकि ये वाला क्वेश्चन ना मैंने एक्सप्लेन अच्छे से आई होप किया था, है ना, कि भाई एज लगा है, लाइक लगा है ना, कंपेयर किया है, या तो सिमली यूज़ हुई है या मेटाफर यूज़ हुआ है, तो आपका ये एनालॉजिकल हो जाएगा विदाउट एनी डाउट। क्वेश्चन में दिया था जस्ट एज दिया, इट मीन्स कंपैरिजन हो रहा, एनालॉजिकल है। जस्ट आज मेल्टिंग आइस क्यूब डू नॉट कॉज अ ग्लास ऑफ वाटर टू ओवरफ्लो, मेल्टिंग सी आइस डज नॉट इंक्रीज ओशियन वॉल्यूम। एज लगा है, एनालॉजिकल है, तो आंसर तो आपको पता चल गया कि भाई एनालॉजिकल है, मैंने बता दिया। एनालॉजिकल एक स्पेशल टाइप का इंडक्टिव आर्गुमेंट होता है, ठीक है, जिसमें सिमिलैरिटी यूज होती है टू इन्फर सम फर्दर सिमिलैरिटी दैट हैज येट टू बी ऑब्जर्व्ड। ओके, एनालॉजिकल रीजनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन method by which human being attempt to understand the world and make decision। बेसिकली ये आपकी एनालॉजिकल हो रही थी। आई डोंट नो हाइपोथेटिकल आंसर क्यों आ रहा था, तो हाइपोथेटिकल को मैं समझा देती हूँ कॉपी पे जा करके कि हाइपोथेटिकल होता क्या है। नाउ हम अपनी कॉपी पे आ गए हैं। हाइपोथेटिकल बच्चों का आंसर आए थे, इसलिए हाइपोथेटिकल मैं समझा देती हूँ होता क्या है। देखो, हाइपोथेटिकल बेसिकली एक वैलिड आर्गुमेंट होता है, ठीक है, वैलिड आर्गुमेंट फॉर्म होता है, ठीक, विच इज सिलॉजिज्म हैविंग, जो बेसिकली क्या होता है, सिलॉजिज्म होता है ना, सिलॉजिज्म होता है हैविंग अ कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या होता है, हैविंग कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है इनमें, हैविंग कंडीशनल स्टेटमेंट फॉर वन और both of its premise, one or both of its premises। ओके, मैंने बोला कि हाइपोथेटिकल एक वैलिड आर्गुमेंट होता है, वैलिड आर्गुमेंट फॉर्म होता है विच इज़ बेसिकली ऑफ सिलॉजिज्म हैविंग अ कंडीशनल स्टेटमेंट फॉर वन और बोथ ऑफ इट्स प्रीमाइस। अब आप बोलोगे कि मैम इसका एग्जाम्पल भी बता दो, तो एग्जाम्पल ये है कि इफ आई डोंट वेक अप, ओके, तो क्या होगा, देन आई कांट गो टू वर्क। ओके, मैंने बोला अगर मैं नहीं उठ पाऊंगी तो मैं वर्क पे नहीं जा पाऊंगी, ठीक, और अगर मैं वर्क पे नहीं गई देन क्या होगा, इफ आई कांट गो टू वर्क देन व्हाट विल हैपन, देन आई विल नॉट बी पेड। ओके, आई विल नॉट गेट पेड, है ना। तो मैंने इसमें क्या करा, वैलिड आर्गुमेंट है जो कि स्टेटमेंट है, ये वन और बोथ ऑफ इट्स प्रोमाइड हैविंग अ कंडीशनल स्टेटमेंट। भाई कंडीशन लगाए, अगर मैं नहीं उठ पाऊंगी तो फिर क्या, मैं नहीं जा पाऊंगी वर्क पे, कंडीशंस लगा दी, और अगर मैं नहीं गई कंडीशन लगा दी तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। दैट इज हाइपोथेटिकल। ओके, अब हम अपने क्वेश्चन पेपर पे मूव ऑन करते हैं। ना हम अपने क्वेश्चन पेपर पे आ गए हैं। क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया था कि भाई कंडीशंस लगाई गई हैं इस क्वेश्चन में, जस्ट इसमें सीधे सीधे बोल दिया जस्ट एज मेल्टिंग आइस क्यूब, जैसे कि मेल्टिंग आइस क्यूब्स डू नॉट कॉज ग्लास ऑफ वाटर टू ओवरफ्लो, है ना, वो ग्लास ऑफ वाटर ओवरफ्लो नहीं होता है मेल्टिंग आइस क्यूब से, वैसे ही मेल्टिंग सी आइस से इंक्रीज नहीं होता है ओशियनिक वॉल्यूम।
ओके इसमें कंडीशन नहीं लगाई गई हैं कि मैं नहीं जा पाऊंगी तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, मैं नहीं उठ पाऊंगी, इसलिए हाइपोथेटिकल नहीं होगा। हाइपोथेटिकल आपके आंसर आए थे इसलिए मैंने बता दिया। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप आज के आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इस तरह के क्वेश्चन अगर दोबारा मैं पोस्ट करूँगी या फिर यहाँ समझाऊँगी तो आप अच्छे से कर लोगे और एग्ज़ाम में अच्छे से टैकल कर लोगे। सो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। और गाइज अगर वीडियो पसंद आई हो, इतना मेरे समझाने के बाद मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अगर एडिट हो पाई तो मैं दोनों को मिक्स करके देन पोस्ट करूँगी, या फिर देन आपको वीडियो मिलेगी, अदरवाइज पार्ट 1 पार्ट 2 कर दूंगी, आप वैसे देख लेना। ओके, सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग गाइज।